आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अंकुर वारिको के साथ। डिस्कशन होगा कि किस तरीके से आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते समय कौन कौन से पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं, बहुत डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका और हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब ही क्या होता है और किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस हुआ है आज के इस एपिसोड में। ये एपिसोड काफी ज्यादा एजुकेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए डिटेल में देखिएगा और गलती से भी कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अंकुर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज पर कल की फैमिली में वेलकम है। थैंक यू सो मच अनंत फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके बात करके। प्लेजर इज ऑल आवर्स अंकुर। टू स्टार्ट ऑफ, इससे पहले कि हम फाइनेंस पे जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, क्या मिस्टेक्स होती है, उन पॉइंट्स पे जाए, सबसे पहले आई नो कि आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वांट कि एवरीवन शुड नो योर जर्नी के बारे में ब्रीफ में बताइए ना यार। बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ रही है। मैं जो अभी कर रहा हूँ वो प्लान नहीं था लाइफ में। आई वॉज एक्चुअली स्टडिंग टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैं यूएस में था, अपनी पीएचडी प्रोग्राम कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा, नासा ज्वाइन करूंगा। बहुत पुरानी बात है ये। और फिर रियलाइज़ हुआ कि वो मैं नहीं करना चाहता था, तो वो सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान वापस आया, ज़िंदगी फिर से शुरू करी, एमबीए किया, फिर एक कंसल्टेंट बना। और 2009 में मैंने स्टार्टअप की पूरी दुनिया में कदम रखा। पहला स्टार्टअप शुरू किया, फिर दूसरा किया 2011 में ग्रुपऑन, और फिर 2015 में नियर बाय शुरू किया जो अभी भी चल रहा है। 2019 में नियर बाय के सीईओ की पोजीशन से आई स्टेप्ड डाउन एंड आई डिसाइडेड कि एक 3 महीने का ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या और कर सकते हैं। मैं 2020 में 40 साल का होने वाला था, तो ऑलमोस्ट लॉजिकल सा एक स्टेप लग रहा था ज़िंदगी में कि चलिए 30 से 40 फाइट मार के कहीं पहुँचे हैं, अब 40 से 50 के लिए प्लान करेंगे। एंड उसके बाद कोविड आया, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो घर पे बैठे हुए थे, काफ़ी कुछ दिमाग में था, बहुत सालों से कंटेंट बना रहा था, लेकिन इस स्पेस पे नहीं बना रहा था जिस स्पेस पे मैं अभी बनाता हूँ, और इस प्रोसेस से भी नहीं बना रहा था जिस प्रोसेस से अभी बनाता हूँ। तो कंटेंट बनाना शुरू किया, एक टीम खड़ी करी, हर एक प्लेटफॉर्म पे एक आइडेंटिटी बनानी शुरू करी, और आज मैं वही करता हूँ। कंटेंट बनाता हूँ, कोर्सेज बनाता हूँ, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को ट्रेन करता हूँ, कोच करता हूँ, मेंटोर करता हूँ। बेसिकली लोगों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ाना मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन लाइफ। सो अंकुर, साइंटिस्ट से सीधा स्टार्टअप किंग एंड कंटेंट किंग, इससे पहले ना मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपने जो साइंटिस्ट बनने का डिसीजन छोड़ा, वाज इट बिकॉज कि आप इंडिया में आना चाहते थे या और कोई रीजन था इसके पीछे का? उस समय पे अनंत बहुत ही सिंपल सा, लेकिन अब अगर सोचूं तो थोड़ा सा मजाक ही लगता है कि कैसे मैंने वो डिसीजन ले लिया। उस समय पे डिसीजन बहुत क्लियर था कि जिस चीज़ को मैं कर रहा था, जो कि मैं फिज़िक्स में अपनी पीएचडी कर रहा था, उस चीज़ में मैं एक्चुअली अच्छा था। लेकिन जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं ना, तो आपको ये वहम होता है कि उस चीज़ को करने में आपको खुशी भी मिलती है, क्योंकि दुनिया ने यही सिखाया है कि जिस चीज़ को करने में आप अच्छे हैं उस करने में आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी। लेकिन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि जिस चीज़ को करने में मैं अच्छा था, उसको करने में मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे मुझे कम से कम थोड़े डिस्टेंट फ्यूचर तक ऐसा लगे कि इसको करने में मुझे मज़ा आएगा या इसको करने में मैं खुश होऊंगा। बट आई डिडंट नो व्हाट दैट वाज। व्हाट आई न्यू फॉर अ फैक्ट वाज कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली। एंड सिर्फ इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इस क्लैरिटी के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ उससे तो मैं खुश नहीं हूँ, आई केम बैक टू इंडिया ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है करने में जिससे मुझे खुशी मिले। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपने ये कहा कि जो परसेप्शन था वर्ल्ड का टुवर्ड्स यू, वो शायद तो कुछ डिफरेंट था जो आपके लिए एक्चुअल रियलिटी थी। सुपर्ब। सो ये स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करते करते आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? यार, मेरी इन्वेस्टमेंट लाइफ ना मेरी गलतियों से शुरू हुई है। मैंने
जो भी मैं अपने चैनल पे कंटेंट बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस में, वो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। लाइक आप तो एक्चुअली फाइनेंस में पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत थियोरेटिकल नॉलेज है, फाउंडेशन है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरा तो सारा अनुभव है वो मेरी गलतियों से आया, क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ करी हैं, बेशुमार गलतियाँ करी हैं, जहाँ मैं गलतियों से सीखा हूँ और उससे उभरा हूँ। ज़िंदगी बहुत ही लकी रही है कि उन गलतियों ने कभी भी ऐसा एक मकाम नहीं मेरे सामने ज़िंदगी में डाला जहाँ सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तो कोई ना कोई एक छोटी सी खिड़की, एक छोटा सा दरवाज़ा खुला रह गया जहाँ से मैं फाइट मार के निकल पाया एंड फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करी। तो इन्वेस्टिंग की पूरी जर्नी बहुत शुरू से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बहुत ही गंदे डिसीजन से शुरू हुई। आई रिमेंबर 2009 में जब 2010 में जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप बेचा, तो ज़िंदगी में पहली बार थोड़े बहुत पैसे आए एंड उससे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब पैसे आते तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो थोड़े बहुत पैसे आए उसको मैंने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में डाउन पेमेंट के रूप में डाला और बैंक से लोन लेके वो घर खरीद लिया। मेरा खुद का भी कोई घर नहीं है, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, हमारी अभी अभी शादी हुई है। एंड इट वाज सच अ बैड डिसीजन टू मेक, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, ये भी नहीं देखा कि रेजिडेंशियल लूँ या कमर्शियल लूँ, रेंटल यील्ड क्या होती है, लोन कितने % पे ले रहा हूँ, उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर जितना भी बनेगा तो कितना बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा। एंड क्लियरली जब 2-3 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो घर बेचा और मैं एक्सेल शीट पे वो कैलकुलेशन करी, तो जाहिर सी बात थी कि हाँ, खरीदा 100 का था, बेचा 130 का था, लेकिन वो 30 रुपये जो मैंने कमाए उससे कई ज़्यादा मैंने बैंक को दे दिए और टैक्स में डाल दिए। एंड इट वॉज जस्ट सच अ स्टूपिड थिंग। लाइक मेरे को लगा कि मैं क्या बेवकूफ़ी करी है, और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ। तो मैं अक्सर ये लोगों को बोलता हूँ कि जो मेरी सारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो सब कुछ आप मेरे चैनल पे मुझसे सुनते हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ करी हैं ज़िंदगी में कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे वो गलती ना करें। 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो आपने करी है फाइनेंशियल लाइफ में, आप चाहते हो कि आप नहीं करो, या फिर आपको 30 की एज में ये पता होता कि यार ये गलतियां हो सकती है। 3 ऐसी मिस्टेक्स जो बिगेस्ट है। सबसे पहला तो ये है कि अपने 20s में ही घर खरीदना, और वो भी लोन पे। मैंने काफ़ी बार ये बोला है कि घर खरीदना एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन होता है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत सही डिसीजन भी होता है, लेकिन आप उसको जितना डिले कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि घर आपको बांध देता है, खासकर अगर आप उसको लोन पे लेते हैं, क्योंकि फिर वो जितना बड़ा घर है आपको उसी में रहना होगा, वो जिस शहर में है आपको उसी में रहना होगा। रेंटल यील्ड ज़्यादा मिलती नहीं है क्योंकि रेजिडेंशियल में ज़्यादा आप रेंट से कमा नहीं सकते, और अगर आप उस घर में रहने के लिए वो घर ले रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरीके का आप बैंक को किराया दे रहे हैं एज अगेंस्ट किसी किराए या किसी मकान मालिक को किराया देना। तो जितना आप रेंट पे रहकर अपना फाउंडेशन बना सकते हैं, वो एक्सेस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो करना चाहिए। सो पहली मिस्टेक जो मैंने पर्सनली करी थी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत जल्दी घर लिया, और वो भी लोन पे। दूसरा कि जो भी आपकी इकोसिस्टम या इमीडिएट सर्कल का इन्वेस्टिंग फिलॉसफी होता है, आपको लगता है कि वही सही फिलॉसफी है। मेरी दुनिया में जब मैंने स्टार्टअप्स शुरू करे, हर एक इंसान बोलता था कि स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में 100 गुना पैसा भी बन सकता है 5 साल में। इतने सारे इंस्टेंसेस जहाँ वो हो सकता था, एंड वाकई में होता भी है। लेकिन द फेलियर रेट ऑफ स्टार्टअप्स इज सो हाई कि अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा अगर आप रिलीजियसली किसी इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में डाल रहे हैं, सो ऑन। मुझे ऐसा लगता था कि हर एक इंसान जो स्टॉक्स में पैसा डाल रहा है, रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा है, गोल्ड में पैसा डाल रहा है, यूएस मार्केट में पैसा डाल रहा है, बेवकूफ़ है। मैं ही समझदार हूँ क्योंकि मैं स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहा हूँ। बट दैट इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि आई वॉज ब्लाइंडेड बाय माई एको चेम्बर, जो मुझे बार बार यही बोलता था कि स्टार्टअप्स में ही पैसे बन सकते हैं और कहीं नहीं। क्योंकि द बिगेस्ट थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो लिक्विडिटी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ जब आपको पैसे की ज़रूरत हो
आप वो पैसे अपने लिए उसी समय पे नहीं ला सकते, तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो रियल एस्टेट में जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आप घर जब भी चाहे नहीं बेच सकते, या वो स्टार्टअप हो जहां आपने वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत होगी आपके पास लिखित में और पेपर पे तो बहुत करोड़ों रुपए होंगे शायद, लेकिन एक्चुअल हाथ में एक भी पैसा नहीं होगा। एंड उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? इट हैज़ टू बी लिक्विड एज वेल टू सम एक्सटेंट। तो ये दूसरी गलती थी जो मैंने करी। और तीसरी, एक ओवर इंडेक्सिंग ऑन द फ्यूचर। खासकर जब आपको पता होता है ना कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, तो मुझे ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा लगता है कि दुनिया डूब जाएगी या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली चीज़ें अच्छी ही होती हैं। एंड दैट कुड बी रॉन्ग, दैट कुड बी राइट, बट दैट्स हू आई एम। लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के चलते अनंत, बहुत बार मैंने जो डिसिप्लिन है ऑफ इन्वेस्टिंग उसको तोड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस इन्वेस्टिंग को अगर मैं तोड़ भी दूं तो मैं आगे जाके इससे ज़्यादा बना पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई लोन है जो चल रहा है, 10% पे है, 12% पे है, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी अगर कोई एक्सेस कैश मिलता था, कोई बोनस आ गया, कहीं से कोई लिक्विडेशन इवेंट हो गया, तो मैं उस लोन को चुकाने की बजाय उसको इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मेरा भरोसा ये था कि आगे जाके मैं उस 12% से ज़्यादा कमाऊंगा। लेकिन अगर नहीं कमा पाया, देन लोन तो चढ़ा ही जा रहा है, इस पैसे का भी यील्ड उतना नहीं आया, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैसिव हो गया। एंड दीज आर जस्ट वेरी पुअर डिसीजंस, जहां आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आने वाला कल आज से अच्छा होगा, जो कि हो सकता है, एंड ऐसा नज़रिया ज़िंदगी की तरफ रखना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, the discipline of investing today and keep doing that will be far, far, far greater than any future prospect that you have a probability of. वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जो थर्ड पॉइंट में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इफ यू आर पेसिमिस्टिक अबाउट थिंग, शायद इन्वेस्टिंग आपके लिए वैसे भी है ही नहीं। अगर आप आपको लगता है कि कल दुनिया खत्म होने वाली है तो आप इन्वेस्टिंग मत करो, ये शायद आपके लिए नहीं है। बट उसमें आप ओवर एग्रेसिव हो रहे थे, दैट वाज योर मिस्टेक। इसमें आपने, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, आपने लोन्स की एक बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है लोन्स के ऊपर। तो लोन्स को एक्चुअली मैनेज कैसे करते हैं? यार, अगर मैं सच बोलूं तो अब मैं एक ऐसे मकाम पे हूं जहां मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लोन लेने चाहिए। एक अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है अगर आप सही जगह पढ़ रहे हैं और सही चीज़ पढ़ रहे हैं, और दूसरा अपने घर के लिए जब भी आप तैयार होंगे, जो जैसे कि मैंने बताया, ज़िंदगी में जितना लेट हो उतना ही अच्छा है। पर किसी भी और चीज़ के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो एक ऐसा एसेट है जो एसेट नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी खरीदते हैं और शोरूम से बाहर निकलते हैं, उसकी वैल्यू 10%, 20% गिर गई होती है। आप लिटरली शोरूम से निकल के यू टर्न लेके वापस उसी शोरूम को वो गाड़ी बेचना चाहेंगे तो वो 100 रुपये का आपको 80 रुपये देंगे। कुछ नहीं हुआ है उस गाड़ी को, लेकिन जस्ट बाय द फैक्ट कि दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़, इट गोज़ डाउन इन वैल्यू। उसके लिए लोन मत लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, उसके लिए लोन लेना इज़ एक्चुअली एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ दैट वैल्यू डिक्रीजिंग ऑलरेडी। अगर आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लोन, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स पे लोन लेते हैं, जहां आपको लगता है अरे वाह, तनख्वाह तो कल आएगी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं स्वाइप कर दूं और कल मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दूंगा या जो भी कुछ, ऑल ऑफ दोज आर मिस्टेक्स, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। क्योंकि मैं भुगता हूँ, मैं एक ऐसे टाइम से गुजरा हूँ जहाँ मेरे पिताजी ने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेके बाद में उसको सेटल ही किया है। उनका क्रेडिट स्कोर तहस नहस हो चुका है, उनको आज कोई भी बैंक किसी भी रूप में कोई भी लोन नहीं देगा। मैंने ये गलतियाँ करी हैं जहाँ मिनिमम अमाउंट ड्यू मैक्स आउट कर करके अपना खर्चा चलाया है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट इलिक्विड है, एंड द ओनली लिक्विडिटी आई हैड was actually my credit card, which is shameful for someone who is just as old and with the responsibilities that I had on me. तो मेरे हिसाब से लोन्स एक अच्छी चीज़ है अगर आप एक कंपनी हैं, क्योंकि आपको एक लेवरेज मिलता है, लेकिन लोन्स काफ़ी डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, क्योंकि इट कैन जस्ट सक यू इन, स्पेशली अगर वो लोन आपको एक ऐसा आश्वासन या इल्यूजन देते हैं कि आपके पास अगर आज पैसा नहीं है,
आप तब भी वो चीज़ खरीद सकते हैं जो आप आज अफोर्ड नहीं कर सकते। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने वैसे भी ना एजुकेशन लोन बोला है, वहां पे हमें 80E का इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। एंड होम लोन बोला है, होम लोन में हमें 80C का डिडक्शन मिल जाता है। सो आपने स्मार्टली टैक्सेशन वाले दोनों लोन्स बोल दिए कि आप ये दोनों लोन्स को ले सकते हो, बिकॉज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे लगेगा वो बिकॉज ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट कम हो चुका होगा। इसके बाद हमने लोन्स की बात कर ली। सपोज करते हैं एक इन्वेस्टर है जो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, ही इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। मार्केट की जर्नी जब उसने देखी कि यार लास्ट 1 साल में मार्केट में बहुत पैसा बना, नॉट ओनली मार्केट, ऑलमोस्ट हर एक एसेट क्लास में पैसा बना। नाउ ही इज ऑल्सो टेम्प्टेड किया चलो मुझे भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। कैसे करे शुरुआत? देखिए, मार्केट जब भी बहुत हाई या बहुत लो होती है तो हमेशा या तो बहुत इरेशनल ऑप्टिमिज्म होता है या बहुत एक्सेसिव पेसिमिज्म होता है। मार्केट अभी इतनी हाई है कि काफ़ी लोगों को डर है कि वो मार्केट गिरने वाली है, और काफ़ी लोगों को ये ऑप्टिमिज्म है कि अरे मार्केट इतनी हाई है तो डाल दो पैसा। द ट्रूथ इज़ नो वन नोज कि क्या होने वाला है। कोई भी इंसान नहीं है जिसको पता है। सो द ओनली वे दैट एटलीस्ट आई वुड प्रपोज, स्पेशली अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, इज डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। आप अगर एक लमसम अमाउंट पे बैठे हैं तो उसको भी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP में कन्वर्ट करिए। मैं अपनी कंपनी का एक्सेस कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ। अभी जो मेरा पूरा कॉर्पस है वो ऐसा है कि मैं पूरा पैसा उसको नहीं डाल रहा हूँ मार्केट में। हर महीने पूरी शिद्दत के साथ SIP किया हुआ है, जितना पैसा हमने डेडिकेट किया है उतना डालते हैं। बाकी सब कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड में डला हुआ है, जहाँ वो 6% कमा रहा है तो सिर्फ इन्फ्लेशन को कुछ बिप्स से बीट कर रहा है, बट ब्रॉडली वो पैसा वहीं के वहीं है, ग्रो नहीं कर रहा। एंड दैट इज़ द सेम अप्रोच दैट यू शुड हैव एज एन इंडिविजुअल एज वेल। जितनी भी आपकी हैसियत है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हर महीने सेम डेट पर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, कीप इन्वेस्टिंग। इट्स द मोस्ट प्रूवन लॉजिक एंड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी विच इज़ कॉस्ट एवरेजिंग। आप जब भी हर महीने सेम डेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो कभी आप ऊपर खरीदेंगे, कभी आप नीचे खरीदेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉस्ट जो है वो एवरेज हो जाएगा एंड यू विल गेट रीजनेबली हाई रिटर्न्स। नॉट एज हाई अगर आपने वो सारा पैसा मार्केट के लोएस्ट पॉइंट पे डाल दिया होता, लेकिन एज आई सेड किसी को नहीं पता कि लोएस्ट पॉइंट क्या है। दूसरा, कभी भी अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के, तो उसमें से 70% आप इस SIP में डालिए जहां आप मार्केट टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाकी का जो 30% है उसको इन्वेस्ट करने की बजाय उसको होल्ड करके रखिए। एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं जहां आपको 6% जैसे कि मैंने बताया मिलेगा। विड्रॉ करने पे आपका कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होगा, तो आप जब भी विड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर ओनली सेविंग फॉर अ टाइम जब मार्केट एक्चुअली में गिरेगी। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। एंड दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। मार्च 2020 में, जो कि करीब 1.5 साल पुरानी बात है, मार्केट जब इतनी गिरी तो उस समय पे जिन लोगों ने पैसा मार्केट में डाला, डिस्पाइट कि वो इतना मुश्किल समय था डालने का, वर द वंस हु न्यू कि कोविड की वजह से दुनिया के फंडामेंटल्स नहीं हिले हैं। कुछ टाइम तक शायद हिले रहेंगे, बट फंडामेंटली दुनिया तो चलेगी ही। तो अगर आपके पास एक्सेस कैश है उस समय तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतनी बॉटम हो चुकी होगी कि आप उस पर एक एडिशनल रिटर्न कमा पाएंगे। तो 30% अलग से रखिए एंड पेशेंटली वेट करिए। कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंटली वेट। वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल्स इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए कोई जल्दी नहीं है पैसे कमाना। वो आराम से बैठते हैं, वेट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की जहां प्राइस बिल्कुल सही होगा, और जब प्राइस सही होता है तब एक एसेट खरीदते हैं, विच इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। तो 2 pronged अप्रोच, 70% इन एन SIP, 30% इन अ लिक्विड म्यूचुअल फंड, वेटिंग पेशेंटली फॉर अ टाइम जब मार्केट बहुत डिप हो जाएगा। अगर आप यंग हैं तो प्लीज़ FD मत करिए,
पैसा आपका डिस्ट्रॉय होता है, इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर सकता, हर साल आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। प्लीज़ उसको रियल एस्टेट में मत डालिए, बहुत इलिक्विड है, अर्ली ऑन आई वुडेंट सजेस्ट दैट। डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं ओनली इफ़ इट इज़ द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकार इशू करती है, जहां गोल्ड रेट पे 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है। एनी अदर एसेट क्लास आई वुड नॉट रेकमेंड। क्रिप्टो बहुत एक्साइटिंग हो चुका है बट इट इज़ स्टिल अननोन टेरिटरी। इतनी सारी ईमेल्स मुझे अनंत रोज़ आती हैं जहां लोग बोलते हैं कि मैंने पापा से पैसे लिए, स्कूल फीस के क्रिप्टो में डाल दिए, सारे पैसे चले गए हैं, अब मैं क्या करूं। और मुझे सिर्फ दुख ही होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है। रातों रात पैसा कमाने वाली कोई भी स्कीम कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर मत बनिए। ट्रेडिंग एक अलग कला है जिसके लिए बहुत स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं बहुत बढ़िया, नहीं है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। क्रिप्टो अगर करना चाहते हैं तो जो 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें से 10 रुपये हर महीने फिर से डिसिप्लिन फैशन में इन्वेस्ट करिए। स्टेबल कॉइन्स में ज़्यादा डालिए, बिटकॉइन, इथीरियम, फिर थोड़े से मिड स्टेबल कॉइन्स, बहुत ही कम 1% जो होते हैं ना वो कॉइन्स जहाँ वो कुछ भी हो सकता है, टोकन जो रातों रात 300% बढ़ सकता है, उसमें डालिएगा, क्योंकि अगर पैसे चले भी गए तो दुख नहीं होगा। But the most important thing is long-term disciplined investing. एब्सोल्युटली राइट। आपने एक सबसे बेस्ट बात जो बोली ना, वो ये बोली कि मार्केट को जब हम स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, मार्केट में करेक्शन में जितना डिस्ट्रॉय नहीं होता, उतनी वेल्थ हमारी वेट करते वक्त डिस्ट्रॉय हो जाती है कि यार मैं वेट कर रहा हूं कि करेक्शन आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। और जो आपने 30% लिक्विड फंड वाली बात बोली ना, उस समय जब मार्केट में जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी आएगी, इन्वेस्टर्स उसमें भाग ले पाएंगे इंस्टेड ऑफ भागना फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज उनके पास कुछ लिक्विड में या डेट में पैसा है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इसमें ना अंकुर वापस से ले दे के बात वही आ जाती है कि मैं पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मार्केट हाई है, मुझे टेंशन तो होगी ना, कैसे नहीं होगी। क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 3 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे एफडी के रिटर्न भी पूरे नहीं हो रहे, मैं हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पर इंडियंस बाय मेंटालिटी उनको रिस्क से डर नहीं लगता पर लॉस से डर लगता है। आप बोलोगे कि 5% या फिर 20% रिटर्न्स आएंगे, दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क। बट जैसे आप बोलोगे कि आपका पैसा 1 लाख की जगह 99,000 भी हो सकता है, वी आर स्कैर्ड। तो उस इमोशन को कैसे मैनेज करें? तो ये इमोशन बहुत ही वैलिड है यार अनंत, एंड ये हर एक इंसान का इमोशन है। साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूवन है कि लॉस से इंसान को ज़्यादा डर लगता है, गेन से कम खुशी मिलती है। दिस इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट, बहुत सारा रिसर्च हुआ है इसके बारे में। तो आई डोंट थिंक कि इसको हम फाइट कर सकते हैं। द ओनली वे दैट यू कैन डू दिस इज बाय एक्चुअली हैविंग अ गोल बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम अ वर्किंग प्रोफेशनल परस्पेक्टिव। लेट्स सपोज आप 20 साल के हैं, 22 के हैं, आप अपनी काम करना शुरू किया है, सैलरी आई है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक गोल बेस्ड अप्रोच में ढालेंगे, विच मीन्स कितने साल बाद आपको कौन सी चीज़ लेनी है या खर्च करना है, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत श्योरिटी है। गाड़ी हो सकती है, शादी हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। तो आप एज लो एज 1 साल का होराइजन टू एज लॉन्ग एज 50 साल का होराइजन पूरा मैप करेंगे। एंड जब आप वो पूरा मैप करेंगे, आप जैसे आपने अनंत बहुत क्लियरली बताया, मार्केट व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स इट इज़ वॉलेटाइल, एंड वॉलेटिलिटी का मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। द वर्स्ट थिंग विल बी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब मार्केट नीचे है। दैट इज़ वॉट वी आर स्कैर्ड अबाउट। वी आर नॉट स्कैर्ड, और वी शुडंट आइडली बी स्कैर्ड कि 50 साल की ड्यूरेशन के लिए पहले 3 साल मार्केट ऊपर और नीचे है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी मार्केट किसी भी पीरियड के लिए ले लें, ओवर अ 20-30 ईयर पीरियड मार्केट सिर्फ ऊपर ही गई है। There is no example of any 10, 20, 30 year period जहाँ मार्केट नीचे गई हो। That means you need to have that horizon for you to get that return. लेकिन अगर आपको 3 साल के अंदर एक गाड़ी लेनी है और वो एक तरीके की श्योरिटी है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आपको गाड़ी लेनी होगी और वो एक ऐसा इवेंट है जिसको आप पोस्टपोन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो आपको एक गारंटीड रिटर्न चाहिए एज अगेंस्ट अ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो फिर
आप स्टॉक मार्केट में ना डालते हुए उसको एक फिक्स्ड इनकम एसेट में डालेंगे। वो पीपीएफ हो सकता है, वो ईपीएफ हो सकता है, हालांकि वो बहुत लंबे लॉन्ग टर्म लॉक-इन्स के साथ आते हैं, 15 साल तो पीपीएफ में आपको डालना ही पड़ता है। ईपीएफ आप कर सकते हैं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है। वो नहीं करना चाहते तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम एसेट्स होते हैं। वो नहीं करना चाहते तो गोल्ड ले सकते हैं जो कि समवट स्टेबल होता है। वो नहीं करना चाहते तो फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड ही कर लीजिए। फिक्स डिपॉजिट तो नहीं, लिक्विड म्यूचुअल फंड ही डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा जो है वो 6% से तो ग्रो करेगा ही। बट ऑल ऑफ दैट क्लैरिटी इज ओनली गोइंग टू कम जब आपके पास वो गोल बेस्ड अप्रोच होगा। लोगों के पास ना गोल बेस्ड अप्रोच ही नहीं है। व्हाट दे वांट इज कि हर साल अब मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। कुछ साल बढ़ेगा, कुछ साल घटेगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि जब मुझे पैसा चाहिए तब मुझे वो पैसा होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली आंसर यू लुकिंग फॉर। जिस दिन मुझे पैसा चाहिए, क्या मेरे पास वो पैसा होगा या नहीं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स। एक्सेल इसमें बहुत काम आता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप एक्सेल शीट पे डाल देते हैं ना, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स जिंदगी एक एक्सेल शीट से नहीं चल सकती, लेकिन क्लैरिटी एक्सेल शीट से बहुत आ सकती है। सो आई एनकरेज पीपल to put down numbers, make commitments to themselves, see how much do they have to save to get what they want। और अगर वो नहीं आ सकता है तो या तो आपको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी या आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना पड़ेगा। दैट मे मीन कि जो आप 5 साल के अंदर करना चाहते हैं वो शायद 5वें साल में ना होके 6ठे साल में हो या 7वें साल में हो, when you get that return। But that level of understanding will only come जब आप सबसे पहली बार अपने साथ बैठकर अपनी जिंदगी की प्लानिंग करेंगे। ब्यूटीफुली आंसर्ड। इसमें मैं भी हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आपको ये नहीं पता ना कि आपको कहां जाना है, अगर आपके पास एंड गोल नहीं है, कहीं भी चल जाइए, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, पर वहां शायद नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हो। वही आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि हमारे पास हमेशा गोल होना चाहिए। और सेकंड बात जो मुझे सबसे मजेदार लगी ना, वो ये कि सपोज मार्केट करेक्ट भी होता है, हमेशा ये ध्यान रखो एंड में, चाहे मार्केट हो चाहे आदमी हो, एंड में जाना ऊपर ही है। बट ऐसा ना हो जब मार्केट करेक्ट हो रहा है उस समय आपका पेशेंस नहीं बचे, बिकॉज आपने प्रॉपर गोल प्लानिंग नहीं कर रखी। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत मजा आया इस आंसर में, और इतनी सिंप्लिसिटी से आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक सबको बहुत मजा आने वाला है। फाइनल पॉइंट जो होता है ना हमारे इस डिस्कशन का, वो ये होता है, ये जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, हमारा एंड पर्पस है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, और किस तरीके से आप उसे परस्यू करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है यार। एंड फनी इनफ पिछले हफ्ते ही मैंने इस पे एक वीडियो शूट किया है जो जल्द ही रिलीज होने वाला है, कि हाउ डू यू एक्चुअली गेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम या स्लैश रिटायरमेंट जो लोग बोलते हैं। मेरे लिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि आप काफ़ी सालों तक इन्वेस्ट करते आए हैं, और आप अब जितने कॉर्पस पे बैठे हैं, मतलब जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो एक ऐसे साइज पे पहुंच चुका है जहां द ईयरली रिटर्न्स दैट इट जनरेट्स फॉर यू पेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स। फिर से दोहराऊंगा, जितना भी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं वो एक ऐसे अमाउंट पे पहुंच चुका है जहां साल दर साल जितना भी वो रिटर्न कमा रहा है, वो अमाउंट इज इनफ फॉर यू टू पे फॉर योर एंटायर फाइनेंशियल नीड्स। इसका मतलब कि आपको अब टेक्निकली पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट डजेंट मीन कि आप काम करना बंद कर देंगे। कुछ लोगों के लिए शायद वो हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होगा कि वो फाइनेंशियली फ्री हैं टू परस्यू वट एवर दे वॉन्ट टू परस्यू। वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो शायद वो ज़िंदगी में हमेशा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि पैसे का प्रेशर था, ज़िंदगी जीने का प्रेशर था। लेकिन अब क्योंकि वो एक अमाउंट बैठ चुका है जो साल दर साल आपको वो रिटर्न्स जनरेट करके देगा, आप बोल रहे हैं आई एम डन एंड आई नाउ नीड टू परस्यू वट एवर आई वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए इन इन्वेस्टिंग कॉर्पस है, तो आपने फाइट मारकर 10 साल 20 साल जितना भी टाइम लगा, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और वो आपके पास पड़े हुए हैं। अगर आप उस 1 करोड़ रुपए पे हर साल 15% कमा पाते हैं एज अ रिटर्न, मतलब आप हर साल 15 लाख रुपए कमाते हैं, टैक्स देने के बाद आपके पास बचते हैं करीब 13 साढ़े 13 लाख, मतलब हर महीने का करीब 1 लाख।
अगर आपके महीने का खर्चा उस पॉइंट पे 1 लाख रुपए है, दैट टेक्निकली मीन्स यू आर फाइनेंशियली फ्री। कि आपका जो वो 1 करोड़ का बेस है वो हर साल और हर महीने आपको वो 1 लाख रुपए महीना दे सकता है, जो कि आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। एंड दैट मीन्स नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉट फॉर मनी। अगर उससे पैसा बनता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ना भी बने तो आप अपनी खुशी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। दैट फॉर मी इज फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें जस्ट एक क्वेरी है मेरी अंकुर, इसमें हमने बात करी है फाइनेंशियल फ्रीडम की, जो आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हमारे एट एन एज ऑफ 30 भी हो सकता है मेरा मंथली एक्सपेंडिचर टेकन केयर हो रहा है, पर क्या उसमें हमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? बिल्कुल। तो ब्यूटी इज मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई जज्बात नहीं है, सब कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेट हो सकता है। तो यस, हर साल जितना भी आपका वो 1 लाख रुपए का जो महीने का खर्चा है वो 6% से डेप्रिशिएट होता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है करीब करीब। तो आपको उसको अकाउंट करना पड़ेगा, विच मीन्स शायद 1 करोड़ का बेस नहीं, आपको और ज़्यादा बड़ा चाहिए अमाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 साल तक 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, लेकिन 40 साल पे आप शायद एक घर खरीदना चाहते हैं, 50 साल पे शायद आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पे करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बट ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सेल शीट एक्सरसाइज। अगर आप नंबर डालेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि एट द एज ऑफ 15 या 18 आप प्लान करें कि 30 साल तक मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकता हूं, all of that is a numerical exercise, because you're giving yourself 10 plus years to get to that point, and 10 plus years, जैसे कि मैंने बताया, is enough for you to guarantee a certain return even from something as volatile as the stock market. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन अंकुर। इन द एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि इस वीडियो को हो सके ना एक बार वापस देखिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अंकुर ने एक्सप्लेन तो किया है, पर इतने बड़े बड़े कंसेप्ट्स आपको मिल चुके हैं सिंपली, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके लिए फाइनली थैंक यू सो मच अंकुर कि आप आए और इतना सारा डिस्कशन किया और इतना ब्यूटीफुली हमें इतनी सारी चीजों को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनंत, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। बहुत बहुत ज़रूरत है इस फाइनेंशियल लिटरेसी, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस की, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। जो हम एक ऐसे कल्चर में पले बड़े हैं जहाँ पैसे के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि अब बहुत सारे लोग पैसे के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ यही करो, ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, बट अवेयरनेस है ऑफ द चॉइसेस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस, and you are part of that wave and that revolution that is happening. So thank you again for having me, and thank you for what you're doing. Pleasure is all ours. Thank you once again.